हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अंकित कुमार और हम प्री एमसीक्यू बैच रन कर रहे थे अपनी जो एडवांस ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बुक है उसके बेसिस के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम को बेहतरीन तरीके से कवर किया था। ठीक है, आज डिमांड थी एग्रो मेट्रोलॉजी को कवर करने की, तो इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं उन सभी को कवर करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि एग्रो मेट्रोलॉजी क्या होती है। जो एटमॉस्फेयर और उसके थ्रू होने वाली जितनी भी प्रोसेसेस है, जैसे वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक, उनके ऑब्जर्वेशन, उनके एनालिसिस, उनके प्रेडिक्शन, ये सारे के सारे जितने फिनोमेना हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन, ये सब आते हैं अपने एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर। क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एग्रीगेट ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? एग्रीगेट इसका वेदर कंडीशंस का और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसे हमें कहेंगे क्लाइमेट। देखो, क्लाइमेट और वेदर, जो सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो एक क्वेश्चन आता है, जो क्लाइमेट है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? वो तो आपका लिया गया है वो ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक लैंग्वेज। और शब्द कौन सा है? वो शब्द है क्लाइमा। ये आपका पूछा गया था गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन AO एग्जाम में। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म एवरेज होता है वेदर कंडीशंस का। कितना लॉन्ग टर्म? लॉन्ग पीरियड आप कहोगे कि सर कि कितना लॉन्ग पीरियड, तो 30 ईयर्स। ठीक, और एक लार्ज एरिया रहेगा। सपोज करो कोई भी कंट्री, कॉन्टिनेंट, इस टाइप का लार्ज एरिया, और दूसरा एक टाइम पीरियड जो कि 30 ईयर्स का। अब इन सभी का समेशन कर दें, वेदर को जो कंडीशंस हैं उनका समेशन कर दें, तो वो कहलाता है क्लाइमेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर इज दैट। वेदर इज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट? नहीं, जो वेदर है वो कैसा है? शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। ठीक, क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट, सही बात है। क्लाइमेट कंडीशन विल चेंज डेली? नहीं, ये किसके लिए है? ये अपने एटमॉस्फेयर के लिए। एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो कंडीशन है वो डेली चेंज होती है। जैसे हम बोल देते हैं कि आज तो हॉट डे है, कुछ टाइम में हम कहेंगे रेनी डे हो गया, ठीक, क्लाउडी वेदर हो गया। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस की बात करते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बात करते हैं हम? कोई भी स्पेसिफिक टाइम और स्पेस की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर लार्ज एरिया और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी क्रॉप की सक्सेस के लिए। कैसे? कि किस रीजन के अंदर कौन सी क्रॉप सूटेबल है। जैसे हम तो बात करेंगे क्रॉप्स को लेकर, क्रॉप की सूटेबिलिटी देखे कि इस रीजन के अंदर ये क्रॉप लगाई जा सकती है, उसकी सूटेबिलिटी किससे पता करेंगे? वो होगी अपनी क्लाइमेट से। वो किससे पता करेंगे हम? क्लाइमेट से। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी कैसे पता चलेगी कि कौन सी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो जब वेदर अच्छा होगा वहाँ पर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द वर्ड मीटरोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीट्रियन, मीनिंग जितनी भी थिंग्स एयर और स्काई के अंदर होती है, जितनी भी प्रोसेस है उसे कहते हैं मीटरोलॉजी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे क्लाइमा, या ये ग्रीक वर्ड से है। ठीक है, मौसम जो कि अरेबिक वर्ड से, जिसका मतलब होता है मानसून। इसका मतलब क्या होता है? मानसून होता है। इस चीज़ को गो थ्रू कर लेना। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ एग्रोमेट्रियोलॉजी?
यहाँ पर फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा D.N. वालिया। अब पूछ लिया जाए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपसे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन है, तो आपको लगा देना है LA, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, रामदास, LA रामदास। यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, इनके फादर कौन है, तो आपको मार्क करना है कोपेन। कोपेन ने ही पहली जो क्लासिफिकेशन थी, पहले तो डी कैंडोले ने दी थी, पर पहली जो सिस्टमेटिक जो क्लासिफिकेशन थी वो कोपेन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एट, कहाँ पे है, दैट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 23 मार्च 1950 को। तो 23 मार्च को हम मीटरोलॉजिकल डे भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मीटरोलॉजिकल डे भी बोलते हैं इसको, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। मीटरोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875 विद हेडक्वार्टर एट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था उस समय, कलकत्ता के अंदर था। और अभी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, जो कब आया था 1944 के अंदर। और जितने भी डेली जो फोरकास्ट आती है वो आती है पुणे से, और पुणे में कब था, 1928 के अंदर। जो डेली फोरकास्ट आती है वेदर से रिलेटेड, डेली फोरकास्ट वो कहाँ से आती है, वो आपकी आती है पुणे से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, एक होती है शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, उनके बाद में बात करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। ठीक, इनकी लेटर ऑन बात करेंगे। अभी कह रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये एस्टेब्लिश हुए थे 1988 के अंदर, और कहाँ पर, नोएडा, न्यू दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज अबाउट, वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 400 मिलियन हेक्टेयर्स मीटर, और इसको हम क्या कह सकते हैं, 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं। अभी आता कैसे, जैसे आपके जो इंडिया के अंदर जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 1194 mm है, और एरिया कितना है अपना, 328 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलियंस हेक्टेयर ये अपना एरिया है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका डाटा देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए डे रिसीविंग मोर देन mm रेनफॉल इज कॉल्ड क्रॉप रेनी डे। क्रॉप रेनी डे कब कहा जाता है, जब वो 5 mm से ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करे उस पार्टिकुलर डे के अंदर, तो उसे कहेंगे क्रॉप रेनी डे। ए डे रिसीविंग मोर देन 2.5 mm रेनफॉल, उसे क्या कहेंगे, रेनी डे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखना, गो थ्रू करना कि रेनी डे किसको कहा जाता है, क्रॉप रेनी डे किसको कहा जाता है, ये फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, कोई भी कलरलेस गैसेज का जो एनवेलोप है, गैसेज का जो एनवेलोप है जिसके अंदर जो गैसेज है वो कलरलेस है, ठीक है, ऑडियोरलेस है। ठीक, जो सराउंड कर रखी है एटमॉस्फेयर को, अर्थ को, और ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ये एक्सटेंडेड है आपका 1600 किलोमीटर। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच वन इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो, वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब एक जो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडिएंट बन रहा है उसके बेसिस के ऊपर एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर्स को 4 मेजर लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो लोवेस्ट लेयर है, जो अर्थ के सबसे नज़दीक है, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, और ये आपकी जो एनवेलोप है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, जहाँ पर ये गैसेज फिल हैं, इसकी जो लोवेस्ट लेयर है इसे कहेंगे ट्रोपोस्फेयर। इसको क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर। ठीक, ट्रोपोस्फेयर सबसे डेंस है। देखो ये क्वेश्चन आता है, एक तो ये डेंस पार्ट है, डेंस पार्ट है,
सभी लेयर्स के अंदर से सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो 85% गैसेज, 85% ये पॉइंट है, इसको याद रखना। 85% जो गैसेज का जो मास है, एटमॉस्फेरिक मास है, दैट इज विद इन द लोकेटेड इन द ट्रोपोस्फीयर लेयर। वो ट्रोपोस्फीयर लेयर के अंदर ही लोकेटेड है, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटमॉस्फेरिक जो मास है जो 85% दैट इज लोकेटेड इन द ट्रोपोस्फीयर। अब ट्रोपोस्फीयर से कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनको देखो। इन ट्रोपोस्फीयर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट। तो जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, हाइट की ओर जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। उसे कहते हैं लैप्स रेट, और लैप्स रेट की वैल्यू क्या है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और जब लैप्स रेट को हम फारेनहाइट पर 1000 फीट के अंदर देखें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 3.5। ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद रखना है कि नॉर्मल लैप्स रेट, इसकी कोई भी यूनिट आपसे पूछा जा सकता है, सेल्सियस और किलोमीटर, और इसके साथ फारेनहाइट प्लस फीट, इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। अब क्या कहता है, रेट एट विच टेम्परेचर चेंजेज एज एयर राइजेज और फॉल, उसे कहते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट, और इसकी वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब जो सेकंड लेयर आती है वो आती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर जो प्रेजेंट होती है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है, और जो कि एक्सटेंडेड है कहाँ तक, 20 से लेकर आपका 30 किलोमीटर, ये याद रखना है, 20 से 30 किलोमीटर ये लोअर एटमॉस्फेयर है। अब इसके ऊपर जब हम जाते हैं, ये जो एक्सटेंड है, ये एक्सटेंड तो आपकी 50 किलोमीटर तक है। ऊपर की ओर जाते हैं तो यूवी रेज जो कि रेडिएशंस हैं, सोलर रेडिएशन है, वो एब्जॉर्ब होने लग जाती है। इसकी वजह से इसका क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो वार्मेस्ट लेयर है, वार्मेस्ट लेयर है वो कौन सी है आपकी, दैट इज योर स्ट्रेटोस्फीयर। इसके अंदर गुड ओजोन पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लोअर लेयर को ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। एक शानदार क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। यहाँ से जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, वट एवर वेदर फिनोमेना, जितने भी वेदर फिनोमेना देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे वेदर फिनोमेना कौन कौन से, ये क्वेश्चन है, आई थिंक बुक के अंदर तो दे रखा है बट स्लाइड्स के अंदर आया नहीं है। तो जितने भी वेदर फिनोमेना जैसे क्लाउड्स, रेन, ठीक है, इसके बाद लाइटनिंग, स्टॉर्म, ठीक, ये जितने भी वेदर फिनोमेना है, ये जितने भी घटनाएं हो रही हैं, कहाँ पर हो रही है, ट्रोपोस्फीयर के अंदर हो रही है। अब इसका जो एवरेज हाइट है वो आपका है 14 किलोमीटर। कैसे कैसे, तो ये चीज़ भी आप मुझे बताएंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस एक होता है आपका पोलर एरिया, एक होता है इक्वेटर एरिया, एक पोलर एरिया होता है, ठीक है। जो इक्वेटर एरिया है वहाँ पर इसका जो एक्सटेंड है वो 18 किलोमीटर है, और जो इसका पोलर के ऊपर है वो 8 किलोमीटर है। तो इसका जब एवरेज करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइज, दैट इज योर मीजोस्फीयर। वार्मेस्ट तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। रेडियो कम्युनिकेशन मेड पॉसिबल थ्रू योर आइनोस्फीयर ए, ठीक है। इसको हम वैसे तो बोलते हैं थर्मोस्फीयर, बट जो लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर होती है उसे कहते हैं आयोनोस्फीयर। इसमें क्या होती है कि आयोनाइज्ड गैसेज होती हैं। क्या होती हैं, आयोनाइज्ड गैसेज होती हैं, ठीक है। ये आयोनाइज्ड गैसेज क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट करती हैं किसको, रेडियो वेव्स को। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ को, ठीक है। तो रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है किसके थ्रू, आयोनोस्फीयर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं अभी तक, और एटमॉस्फेयर में पूछा है कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 78 होती है, क्योंकि 21% आपके पास होती है ऑक्सीजन, और ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है दैट इज आल्सो द कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सॉइल एयर के अंदर पाई जाती है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा है, 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा है किससे, एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया कि 8 to 10 टाइम्स मोर CO2 किसके अंदर देखने को मिलती है, सॉइल एयर के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बाकी जैसे सोइल एयर के अंदर 78% के नियर बाई ही नाइट्रोजन होता है और 20% के आसपास ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है और पूछा जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो इस टॉपिक पर अब तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो कुछ बातों को आपने जाना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।